हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं आज का जो आप लोगों का टेस्ट हुआ है 16 दिसंबर 2022 को, जो आप लोगों को एसएन टेस्ट हुआ है उसका मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूं। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि पिछले जो फर्स्ट एसएन टेस्ट हुआ था उसकी तुलना में आपका टेस्ट आज का कैसा रहा? अच्छा रहा ना? बहुत सुंदर, क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चन जो है ओवरऑल पूरा का पूरा पेपर बैलेंस है, बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन बनने लायक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है 55 नंबर से। तो 55 नंबर में आपको कह रहा है द ईथर दैट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा बच्चों? इसका मतलब ESR आप लोगों को पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ESR कहां होता है? जहां बेंजीन और बेंजीन से बने हुए कोई कंपाउंड होगा। तो जहां बेंजीन या बेंजीन से बने हुए कोई कंपाउंड होगा वहीं पे होता है ESR ना। अब देखो यहां पे एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ इथाइल है, दोनों साइड एलिफैटिक एल्काइल है। यहां तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। यहां पे आंसर जो होने वाला है बच्चों ये होगा सेकेंड। जानते हो क्यों? क्योंकि यहीं पे आपको दिख रहा होगा फिनाइल। ये आप लोगों को C6H5 ऐसा दिया हुआ है। C6H5 का मतलब ये हो गया, और इसके केस में यहां पे हो गया एनिसोल। और आप देखो जब OCH3 दिया हुआ है इसको कहते हैं एनिसोल। इसी का आप लोग कर सकते हो ESR रिएक्शन। मान लो कि यहां पे हम लोग करते हैं नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको पता है कि यहाँ पे ESR होता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम यहाँ पे NO2 प्लस करता है। चाहे आप हेलोजिनेशन कर सकते हो तो X प्लस हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल, चाहे आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा सकते हो, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा सकते हो। तो आप जानते हो कि जो OCH3 होता है ये OCH3 ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है। तो NO2 प्लस होगा, चाहे Cl प्लस होगा, Br प्लस होगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो एंड पारा पे अटैक करेगा, पारा वाला हो जाएगा मेजर। तो यहीं पे आप देख सकते हो कि बेंजीन से बना हुआ कंपाउंड है एनिसोल। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों साइड एलिफैटिक है, नहीं होगा ESR। यहाँ भी दोनों साइड एलिफैटिक है, इथाइल और इथाइल है, यहाँ पे रिंग है ही नहीं, मतलब ESR यहाँ भी नहीं हो सकता है। तो सीधा सीधे लिख दिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां होगा? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब हो गया ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन या बेंजीन से बने हुए कंपाउंड होगा उसी में हो सकता है ESR, यानी आंसर होगा सेकंड। उसके बाद देखिए ये जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है द रिएक्शन प्रीडोमिनेंटली फॉलोज। कौन सा रिएक्शन यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली फॉलोज होगा बच्चों? आप देखो ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है? 1 डिग्री है। ये हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और आप देखिए ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है? ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि यहां पे टूटेगा Na+O-। जहां कहीं भी ऑक्सीजन का सोडियम और पोटेशियम के बॉन्ड के साथ बॉन्ड होगा वहां पे आयनिक बॉन्ड होगा। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा आयनिक बॉन्ड होता है। ये आपको जो दिख रहा है न्यूट्रल, वो न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड होने के कारण जहां कहीं भी अगर नेगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल पे वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। और जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो पाथवे होता है यहाँ पे SN2। बिल्कुल यहाँ पे SN2 पाथवे होगा बच्चों, और फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में जब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते थे सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड के साथ तो बनता था ईथर। वही आप देख सकते हो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ SN2 पाथवे होता है। एक बात और सुनिएगा, अभी आगे मत पढ़िए, रुकिए ध्यान से। अगर यहां पे एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्सरी देगा, तो अगर एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी और टर्सरी देगा तो डोमिनेंट हो जाता है यहां पे E2। बिल्कुल E2 होता है डोमिनेंट, लेकिन प्राइमरी दिया हुआ है तो पाथवे डोमिनेंट होता है SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ। लेकिन अगर सेकेंडरी और टर्सरी होगा तो होगा डोमिनेंट E2। आंसर हो जाएगा इसके केस में सेकंड, और 55 का भी हो जाएगा सेकंड, क्योंकि वहीं पे आपको दिया हुआ है रिंग, ESR उसी में होगा। अब देखते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो 80 नंबर क्वेश्चन आया है इसको तो मैंने अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला जो आप लोगों को रिवीजन करवाया था उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था। सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग जाकर के देख सकते हैं, वहां पे बताया था आप लोगों को। देखिए क्या कह रहा है कि HBr रिएक्ट फास्टेस्ट विथ, और वहां पे मैंने आप लोगों को कहा था कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विथ HX जो होता है बच्चों, इसके बारे में हमने आप लोगों को कहा था कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री एल्कोहल। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था। उसके बाद कहा था 2 डिग्री एल्कोहल, और सबसे कम रिएक्टिव कहा था 1 डिग्री एल्कोहल।
इसका यहाँ पे कारण होता है कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विथ HX जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। यही तो काम करना था। इसमें देखिए जैसे कि 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये साफ साफ दिख रहा है कि 1 ऑल है यानी कि प्राइमरी अल्कोहल है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है 2 मिथाइल, तो बिल्कुल हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद प्रोपेन के साथ 1 ऑल है, तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद देखिए सेकंड वाला, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल कहने का मतलब यहाँ पे एक OH हो गया, इस पे एक CH3 हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया। देख लीजिए 1 2 3, इसको हम लोग कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये कितना डिग्री है, ये यहां से दिखेगा आपको कि ये टर्सरी है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पे जो बनेगा कार्बोकैटायन वो टर्सरी वाला है, वो ज्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे प्राइमरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोपेन 2 ऑल, तो प्रोपेन 2 ऑल तो आप समझ सकते हो ये सेकेंडरी है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा आंसर। यहां पे भी हम लोग देख सकते हैं कि हो जाएगा इसके केस में 2 डिग्री। उसके बाद फोर्थ वाले ऑप्शन देखोगे तो फोर्थ वाले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है प्रोपेन 1 ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल 1 डिग्री, प्रोपेन 2 ऑल 2 डिग्री, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल 1 डिग्री और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल 3 डिग्री। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव वहां पे होने वाला है वो हो जाएगा सेकेंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। आपको जब भी बच्चों किसी भी, अभी से ध्यान रखिए, किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन अगर आपको पूछे HX के साथ, चाहे HBr के साथ, HCl के साथ, चाहे ल्यूकास रिएजेंट यानी कि HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद HX जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और वहां पे जो आपको अल्कोहल दिया हुआ है तो जहां पे OH है वहां बनाइए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और देखिए कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल किसका होता है, यानी कि टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये मैंने आप लोगों को क्लास में कॉपी में करवाया भी है, हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में देखिएगा, जहां प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड जो आप लोगों को पहला ही मेथड बताया था वहीं पे आप लोगों को ये लिखाया हुआ है सब, अच्छे तरीके से देखिएगा। अब देखिए अमॉन्ग द फ्लोइंग वन व्हिच रिएक्ट मोस्ट रेडियली विथ एक्वस इथेनॉल एज, तो आप लोग जानते हो कि इथेनॉल का मतलब क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल का मतलब हो गया इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल बच्चों एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक। और यहां पे सब में देखोगे बेंजाइल दिया हुआ है, बेंजाइल दिया हुआ है, बेंजाइल दिया हुआ है, बेंजाइल दिया हुआ है। तो बेंजाइल हैलाइड के साथ वीक न्यूक्लियोफाइल का SN1 पाथवे होता है। तो जब SN1 पाथवे होता है तो पहले वाले में क्या दिया हुआ है, पहले वाले में दिया हुआ है इस तरीके से, जिसमें कि कह रहा है कि पारा नाइट्रो, बिल्कुल पारा नाइट्रो बेंजाइल ब्रोमाइड। सेकेंड में दे रहा है पारा क्लोरो बेंजाइल क्लोराइड। तो पारा क्लोरो कहने का मतलब ये हुआ, और इसके बाद बेंजाइल क्लोराइड कहने का मतलब ये हुआ। और थर्ड में कहा जा रहा है पारा मिथॉक्सी बेंजाइल ब्रोमाइड। तो पारा मिथॉक्सी कहने का मतलब पारा पे मिथॉक्सी है, और बेंजाइल ब्रोमाइड कहने का मतलब यहाँ पे CH2Br है, ऐसा होगा। अब 4 में है पारा मिथाइल बेंजाइल ब्रोमाइड। तो जब भी बच्चों आप लोगों को वीक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है उसका रिएक्शन बेंजाइल हैलाइड के साथ दिया हुआ है, पाथवे होगा यहाँ पे SN1, बिल्कुल SN1 पाथवे यहाँ पे फॉलो करिए। और जब SN1 पाथवे होगा तो रेट ऑफ SN1 आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि रेट ऑफ SN1 जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, यही होता है। मतलब जहां पे हेलोजन दिया हुआ है ना बच्चों, वहां पे बनाओ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। यहां से हेलोजन को हटाओ, यहां बनेगा कार्बोकैटायन, यहां से हेलोजन को हटाओ, यहां बनेगा कार्बोकैटायन, यहां से हेलोजन को हटाओ, यहां बनेगा कार्बोकैटायन। तो SN1 के केस में जहां पे हेलोजन होता है वहां बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, उसका देखो स्टेबिलिटी। तो NO2 लगाता है पारा पे कौन सा इफेक्ट, -M। क्लोरीन लगाता है कौन सा इफेक्ट, -I इफेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हो यहां पे क्लोरीन का, याद रखिएगा क्लोरीन का -I डोमिनेंट होता है +M पे जब रिएक्टिविटी निकालते हैं। और यहां पे देखोगे बच्चों ये पारा पे मिथॉक्सी है, तो पारा पे मिथॉक्सी शो करता है +M, और पारा पे मिथाइल जो होता है वो +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन शो करता है, जिसके कारण कि आप देखोगे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसका होगा, थर्ड का, क्योंकि यहाँ पे पारा मिथॉक्सी है। तो बच्चों ये जब भी कभी आपको बेंजाइल हैलाइड का रिएक्शन, बेंजाइल हैलाइड का रिएक्शन जब भी आपको अल्कोहल के साथ
चाहे वाटर के साथ, ये सब आपको दिया हुआ रहेगा। पाथवे होगा वहां पे SN1 और आप देखोगे रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहां पे होगा थर्ड का, यानी कि पारा मिथॉक्सी बेंजाइल ब्रोमाइड। और अगर उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 4 का, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। उसके बाद सेकंड का सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा फर्स्ट का, क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट सबसे कम स्टेबल होगा। इस तरीके से हम लोग देखेंगे आंसर होगा पारा मिथॉक्सी बेंजाइल ब्रोमाइड, इसी का कार्बोकैटायन सबसे मोर स्टेबल होगा। बात समझ में आ गया ना, अच्छे तरीके से आ गया ना, बिल्कुल। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को आया है टेस्ट में, वो आइडोफॉर्म टेस्ट का है, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को एल्कोहल फिनॉल ईथर जब आप लोगों को रिवीजन करवाया था वहां पे आप लोगों को बताया था, और क्लासरूम में तो आपको खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था। बच्चों पूछ रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल कैन गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन, कौन सा आइडोफॉर्म रिएक्शन यानी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। आपको अच्छे तरीके से मालूम है, कोई ऐसा एल्कोहल जिसमें जिस कार्बन पे OH है, जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे कम से कम एक H और एक मिथाइल होगा, तो वही वहां पे आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल दे सकता है। तो आप देखोगे इस कार्बन पे, जहां पे फर्स्ट ऑप्शन में इस एल्कोहल में OH दिया हुआ है वहां एक हाइड्रोजन तो है, लेकिन वहां पे एक भी मिथाइल नहीं है, दोनों साइड इथाइल है। आंसर यहां पे होगा नहीं, फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड में देखोगे यहां पे जिस कार्बन पे OH है वहां पे एक H भी है और मिथाइल भी है। तो बच्चों OH भी है और मिथाइल भी, यहाँ पे OH के जहां OH है वहां H भी है और मिथाइल भी है, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, बिल्कुल होगा सेकंड ऑप्शन। थर्ड में तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन पे OH है वहां H तो है, मिथाइल नहीं है, देख सकते हो। अरे बच्चों डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए ना, आप ये मत देख रखना कि मिथाइल है, क्या ये मिथाइल इससे डायरेक्ट अटैच्ड है? नहीं, डायरेक्ट अटैच्ड यहाँ पे CH2 है यहाँ पे, जबकि हमने कहा जिस कार्बन पे OH है उससे डायरेक्टली अटैच्ड मिथाइल होना चाहिए, तब देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। आंसर होगा 2। उसके बाद देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ सोडियम इथॉक्साइड। आंसर तो आपको पक्का मिल गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से बना होगा। क्या आप लोगों ने सही सही इस क्वेश्चन को बनाया था कि नहीं बनाया था? आप लोगों को क्लासरूम में ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था। देखो बच्चों, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहते किसको है? तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब ये हुआ, इसी को कहा जाता है बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसी को कहा जाता है। और इसके बाद इसका रिएक्शन जो करने के लिए कह रहा है हीटेड विथ सोडियम इथॉक्साइड, तो सोडियम इथॉक्साइड कहने का मतलब हो गया मेरा ONaC2H5, इसमें आपको हीट करना है। तो आपको पता है ना अच्छे तरीके से, जब भी यहां पे आप लोगों को 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ देता है, तो जैसे आपको कहा कि सोडियम और पोटेशियम का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, और जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन आपको टर्सरी या सेकेंडरी के साथ देगा बच्चों, इसका मतलब E2 पाथवे होगा। ओके, E2 पाथवे होगा। और E2 पाथवे का मतलब क्या हुआ? जहां से निकलेगा ब्रोमीन, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से निकलेगा एक हाइड्रोजन एटम। तो यहां से जब आप H+ निकाल दोगे, जहां से ब्रोमीन निकालोगे उसके बगल वाले कार्बन से H+ निकाल दोगे, तो यही हो गया बच्चों CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड C, और इस C पे है 2 मिथाइल कुछ इस तरीके का, और बाहर हो गया यहाँ पे NaBr, और बाहर हो गया इसके केस में C2H5OH, ऐसा हो गया। देखिए ये जो बना वो क्या नाम है इसका? इसका जो यहाँ पे फॉर्मेशन किया इसका नाम है 2 मिथाइल, और उसके बाद आप देखोगे इसका नाम हो गया 2 मिथाइल 1 प्रोपेन, या सिंपल कह सकते हैं प्रोपेन। यही बन गया ना, बहुत आसान है ना। तो 2 मिथाइल 1 प्रोपेन आंसर हो गया। इथीन तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल है, 4 कार्बन है, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर नहीं बनेगा। जब कभी भी आपको प्राइमरी एल्कोक्साइड हो और टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो, E2 पाथवे यहाँ पे डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। और ईथर तो बनेगा नहीं, ऑप्शन तो ये होगा नहीं, आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 83 का 1। समझ आ गया अच्छे तरीके से? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने रिवीजन में करवाया था, आप लोग जाकर के देख सकते हो। एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले रिवीजन वीडियो में मैंने आप लोगों को करवाया था बहुत अच्छे तरीके से। इस क्रिसॉल का, फिनॉल का हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप लोगों को बताया था, क्लासरूम में तो बताया ही था, ये रिवीजन वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को। देखो बच्चों, ये फिनॉल है, और आप जानते हो कि जब ऑर्थो पे मिथाइल दिया होता है तो ऑर्थो पे मिथाइल का +I एजोलेच हाइपर कंजुगेशन होता है। और अगर पारा की बातें करें तो पारा पे भी
प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन होता है, लेकिन मेटा पे सिर्फ और सिर्फ प्लस आई होता है। जी हाँ, मेटा पे मिथाइल का सिर्फ और सिर्फ प्लस आई होता है, जबकि पारा पे और ऑर्थो पे प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन दोनों होता है। लेकिन ओवरऑल हम लोग कहते हैं चाहे मेटा हो, चाहे पारा हो, चाहे ऑर्थो है तो मिथाइल डोनर, तो डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। हम लोग कहते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई, सॉरी, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई माइनस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई प्लस एम। तो चूंकि मिथाइल प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन शो करता है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक यहाँ पे जो होने वाला है बच्चों, वो हो जाएगा 1 होगा सबसे ज्यादा एसिडिक। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि 4 में वीकर प्लस आई है, तो प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन में वीकर होता है प्लस आई, इसलिए प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को कम घटाता है। तो यहाँ पे फिनॉल में हम लोग को जो कहते हैं ज्यादा होगा, उसके बाद 4 में होगा क्योंकि वीकर है प्लस आई। अब यहाँ पे 4 में और 2 में हाइपर कंजुगेशन होता है डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। जितना हाइपर कंजुगेशन पारा पे लगता है उतने ही हाइपर कंजुगेशन ऑर्थो पे लगता है। तो हाइपर कंजुगेशन से अब आंसर नहीं मिलेगा, अब आंसर मिलेगा प्लस आई से, और होता है प्लस आई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे प्लस आई का मैग्नीट्यूड कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, और यहां पे प्लस आई ज्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। इसलिए जहां प्लस आई कम लगता है उसी का हम लोग कहते हैं कि ज्यादा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, इसलिए 3 का ज्यादा होगा 2 से। लेकिन आप कहोगे सर जी सबसे ज्यादा डिस्टेंस जब इसका है तो ये ज्यादा एसिडिक क्यों हुआ, 4 यहाँ पे एसिडिक क्यों हुआ ज्यादा यहाँ पे 3 से? बच्चों इसका कारण ये है कि मेटा पे मिथाइल का सिर्फ और सिर्फ प्लस आई लगता है, जो कि वीकर इफेक्ट है, जबकि पारा पे प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन दोनों लगता है। तो यहां पे मेटा वाला का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा ही होता है ऑर्थो एंड पारा से। जब ऑर्थो एंड पारा दोनों पे आप जानते हो कि प्लस आई हाइपर कंजुगेशन कॉमन हो गया, तब देखते हैं कि प्लस आई पारा पे कम लगेगा तो मोर एसिडिक होगा, ऑर्थो पे यहाँ पे प्लस आई ज्यादा लगेगा तो कम एसिडिक होगा। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, देखो 4 तो यहाँ पे गया काम से, 1 उसके बाद 3 गलत, उसके बाद 4 1 4 3 2, तो 1 4 3 2 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों थर्ड, 1 4 3 2 ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देख सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई माइनस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई प्लस एम। आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि मिथाइल प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन दोनों शो करता है, कहां कहां, ऑर्थो एंड पारा पे, लेकिन मेटा पे सिर्फ प्लस आई शो करता है, इसलिए प्लस आई वीकर इफेक्ट होता है कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन, इसलिए ज्यादा एसिडिक होता है मेटाक्रिसॉल, ज्यादा एसिडिक होता है मेटाक्रिसॉल। उसके बाद ऑर्थो एंड पारा दोनों जगह प्लस आई हाइपर कंजुगेशन दोनों लगता है, हाइपर कंजुगेशन डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, तब प्लस आई देखते हैं तो प्लस आई ऑर्थो पे ज्यादा लगता है, डिस्टेंस कम है, पारा पे प्लस आई ज्यादा लगता है, डिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी पारा पे प्लस आई कम लगता है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, और ऑर्थो पे प्लस आई ज्यादा लगता है, डिस्टेंस कम है। तो जहां प्लस आई पारा पे कम लग रहा है वो होता है मोर एसिडिक। क्लियर है ना? बिल्कुल। अब देखिए, अब कह रहा है कि कंपाउंड C2H6O हैज 2 आइसोमर्स X and Y, बिल्कुल, ऑन रिएक्शन विथ HI। C2H6 has 2 isomers X and Y on reaction with HI. Y gives alkyl iodide, ठीक है, तो and alcohol. Then compound Y is compound C2H6 Y has 2 isomers X and Y on reaction with HI. Y gives alkyl iodide and alcohol. Then a compound Y is C2H6O से बच्चों एक जो बनेगा वो तो आइसोमर्स इसका अल्कोहल होगा, उसकी तो बात यहाँ पे कह नहीं रहा है, उसकी बात तो कर नहीं रहा है। ये बात कह रहा है इसमें से कि ईथर है, उस ईथर का रिएक्शन करवाना है HI के साथ, तो एक अल्कोहल बनाना है, एक HI बनाना है। बच्चों जैसे ही फॉर्मूला C2H6O है ना, तो C2H6 जैसे ही फॉर्मूला है, यहाँ 3 कार्बन है, 2 + 1 3 हो गया, ये तो आंसर होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे C2H6 है, 2 ही कार्बन है, यहाँ भी 2 1 3 कार्बन है, यहाँ पे देखोगे 2 ही कार्बन है, तो C2H6O यही फॉर्मूला आ रहा है। तो जब इसका आप रिएक्शन करवाओगे, जहां की आपको कह रहा है कि C2H6O का 2 आइसोमर्स X and Y, X मान लो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल हो गया, Y हो गया यहाँ पे डाइमिथाइल ईथर, अब वही जो Y है ऑन रिएक्शन विद HI गिव्स एल्काइल आयोडाइड और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल। तो जब आप HI के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे तो पाथवे यहाँ पे होगा SN2। तो पता है आप लोगों को, मान लो इधर से ओपन होता है तो एक आप तोड़ दीजिए, आप तोड़ दीजिएगा तो H+ जाएगा O- के साथ और I- जाएगा मिथाइल के साथ, तो एक फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड और एक फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे
मिथाइल अल्कोहल। समझ में आ गया ना, अच्छे तरीके समझ में आ गया ना, बिल्कुल इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थर्ड होने वाला है, क्योंकि थर्ड वाले में ही देखोगे C2H6O आ रहा है, बाद बाकी 1 और 2 में 3 कार्बन है। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो रिमर टाइमर रिएक्शन दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को अल्कोहल फिनॉल ईथर का जब रिवीजन करवाया था उस वीडियो में इस क्वेश्चन को बताया था, और आज मैंने सुबह सुबह भी आप लोगों को बोला था कि कॉलवे रिएक्शन, रिमर टाइमर रिएक्शन, ल्यूकास टेस्ट जरूर पढ़ के जाना। आया कि नहीं आया? आया ना क्वेश्चन। आप देखो अच्छे तरीके से, ये फिनॉल का रिएक्शन दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। ये जो प्रोडक्ट बना दिया है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व्ड इन द एबव रिएक्शन इन, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होता है? बच्चों मैं अब आपको नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अल्कली के साथ होता है तो डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है, यही डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है इन रिमर टाइमन रिएक्शन। रिमर टाइमन रिएक्शन में यही डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। मैकेनिज्म जाकर के अपने कॉपी में जरूर देखना, पूरा पढ़ा चुका हूं, कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल ईथर, कौन सा सबसे सिंपलेस्ट ईथर है, उससे छोटा नहीं बन सकता है। बच्चों यहां पे एक कार्बन है, इधर 6 कार्बन का फिनाइल है, क्या ये सबसे सिंपलेस्ट हुआ? नहीं। यहां पे एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, क्या इससे छोटा ईथर नहीं बन सकता है? बन सकता है। यहां पे एक तरफ नॉर्मल प्रोपाइल है, एक तरफ इथाइल है, ये भी आपको सिंपल नहीं हुआ। सबसे सिंपलेस्ट हुआ डाई मिथाइल ईथर, इससे छोटा ईथर हो ही नहीं सकता है। बीच में ऑक्सीजन, दोनों साइड कम से कम एक एक कार्बन रहेगा, ईथर यहां पे बन जाएगा। आप समझ सकते हो इससे सिंपलेस्ट ईथर और तो बनेगा नहीं, यानी कि ईथर बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ही, मतलब बीच में ऑक्सीजन, दोनों साइड कार्बन, तो एक एक कार्बन लेकर के ईथर हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट ईथर होता है डाइमिथाइल ईथर। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, इससे छोटा ईथर कुछ भी नहीं बन सकता है। और रिमर टाइमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है डाइक्लोरोकार्बिन, कार्बोकटाइन नहीं, बिल्कुल नहीं, डाइक्लोरोकार्बिन एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने आप लोगों को पॉलीमर्स का जब रिवीजन करवाया था, आप लोग जाकर के देख सकते हो, पार्ट 1 वाला जो वीडियो पॉलीमर्स का हमने रिवीजन करवाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि कौन सा कोपॉलीमर होता है, कौन सा होमोपॉलीमर होता है, कंप्लीट समझाया है आप लोगों को एग्जांपल के साथ। और वही एग्जांपल फिर से पूछा गया है आप लोगों को टेस्ट में। देखिए क्या कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर कहते हैं किसको है? जिसमें 2 डिफरेंट मोनोमर इस्तेमाल होता है, कहते हैं कोपॉलीमर। और जिसमें आपस में एक ही मोनोमर बार बार ऐड होता है उसको कहते हैं होमोपॉलीमर। तो यहां पे दिया हुआ है बूना एस। बच्चों पता है सबको, बच्चे को इस दुनिया में पता है कि बूना एस के केस में एक होता है 1,3-ब्यूटाडाइन और दूसरा होता है स्टायरिन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरिन 2 डिफरेंट मोनोमर होता है, इसलिए बूना एस एक कोपॉलीमर है। जबकि टेफ्लॉन में मात्र एक मोनोमर होता है, कौन सा? वो होता है इसके केस में टेट्राफ्लोरोइथेन, एक ही मोनोमर होता है। पीवीसी में मात्र एक मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड, और पॉलीप्रोपीन में एक मोनोमर होता है प्रोपीन, बस। इसलिए ये भी है होमोपॉलीमर, पीवीसी भी है होमोपॉलीमर, टेफ्लॉन भी है होमोपॉलीमर, सिर्फ यहां पे बूना एस है कोपॉलीमर। अब देखिए 97 में कह रहा है हाउ मेनी अल्कोहल्स विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O, C4H10O आर कायरल इन नेचर, मतलब कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा? बच्चों C4H10O से क्या क्या बन सकता है देख लीजिए। एक यहां पे जो बन सकता है वो बन सकता है ब्यूटेन वनॉल, बिल्कुल ब्यूटेन वनॉल बन सकता है। एक इसी फॉर्मूला से जो बन सकता है वो बन सकता है ब्यूटेन टूऑल, बिल्कुल। एक यहां पे जो बन सकता है वो बन सकता है 2-मिथाइल प्रोपेन वनॉल, देख लीजिए एक ऐसा बनेगा 1 2 3 आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं 2-मिथाइल ब्यूटेन वनॉल। और एक और बन सकता है, ये बन सकता है 2-मिथाइल प्रोपेन टूऑल, 1 2 3 3 कार्बन का पैरेंट चेन, 2-मिथाइल प्रोपेन टूऑल। आप देखो ना, क्या नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल ब्यूटेन वनॉल में कायरल सेंटर है? नहीं है, बिल्कुल ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा।
ब्यूटेन टुऑल में कायरल सेंटर है, देख सकते हो यहाँ पे ब्यूटेन टुऑल में कायरल सेंटर है, और जहां पे 1 कायरल सेंटर होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और यहां देखिए क्या कहीं पे कायरल सेंटर है, बिल्कुल नहीं। इस कार्बन पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे 2H आइडेंटिकल है, नहीं होगा ऑप्टिकल एक्टिव। यहाँ देखिए जिस कार्बन पे OH है वहां पे 3 मिथाइल है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो मात्र यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि एक एल्कोहल ऐसा है, मात्र यहाँ पे एक एल्कोहल है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी कि ब्यूटेन टुऑल, वही ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि वहां पे 1 कायरल सेंटर है। उसके बाद देखिए बच्चों कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक इनमें से कौन सा है। आपको पता है ना, ये है एल्कोहल, ये एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, और ये है फिनॉल, ये है फिनॉल। तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू एल्कोहल, क्योंकि फिनॉल का जो कंजुगेट बेस बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनता है। तो बच्चों आप अच्छे तरीके से पढ़े लिखे लोग हो, जानते हो सब कुछ कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो अगर आप फर्स्ट का कंजुगेट बेस बनाते हो तो यहां पे बनेगा CH3O-, जिसका कि यहां पे लगेगा +I, और +I किसी भी एनायन के स्टेबिलिटी को घटाता है, तो कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी को घटाता है +I। जबकि सेकंड में आप लोग देखोगे फिनाइल है, तो यहां पे फिनॉल में O- जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये मोर स्टेबल है। थर्ड में देखो जो कंजुगेट बेस बना हुआ है CH3 का होल टू CHO-, इसका भी यहाँ पे +I लगेगा। और 4 में देखोगे ये इथाइल अल्कोहल है, इसका आप कंजुगेट बेस बनाओगे तो ये भी अनस्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे लगेगा +I। तो बच्चों आप कहोगे कि ये तीनों एल्कोहल है, 1, 3, 4 एल्कोहल है और सेकेंड फिनॉल है। और आपको याद रखना पड़ेगा फिनॉल इज मोर एसिडिक देन होता है एल्कोहल, बिकॉज इन केस ऑफ फिनॉल कंजुगेट बेस ऑफ फिनॉल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और आप लोग कहोगे एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फिनॉल यानी कि सेकंड। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा आप लोगों का टेस्ट गया होगा। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन था सबका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दे दिया है। इसी तरीके से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहे, जितना हो सके उतना अपने लाइफ के प्रति अभी से ही ईमानदार रहिए। और नीट का तो आप लोगों को पता है डेट भी अब अनाउंस हो गया है, तो जल्दी आप लोगों को तैयारी में लग जाना चाहिए पूरे जोश के साथ, पूरे जो एकदम से एक्साइटमेंट के साथ और पूरे खुशी मन से। आप लोगों को हमेशा अपने सिलेबस को जो है ना ध्यान में रखते हुए क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसको जज भी करना है, ये नहीं कि कुछ भी अंधाधुंध पढ़ते जाना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अपने सिलेबस में ही रहना है, फालतू की चीजों को नहीं पढ़ना है और फालतू इधर उधर की बातें नहीं करनी है, टाइम को बर्बाद नहीं करना है। फोकस होकर के यहाँ से नीट के एग्जाम तक आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होगा, बोर्ड एग्जाम तो अच्छा जाएगा ही। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।